बलूचिस्तान के अंदर बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एमडी कैट 2025 को कंडक्ट करवाने की। रिसेंटली उन लोगों ने तमाम बुकलेट्स को अपलोड कर दिया और अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ इवेलुएट भी करेंगे। अगर हम ओवरऑल देखें अपने फिजिक्स के पोर्शन को तो किसी हद तक टेस्ट बैलेंस है, इस अंदाज में कि हर एक यूनिट में से एमसीक्यूज़ है। लेकिन बाकी तमाम प्रोविंसेस की तरह यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ईयर में से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, सेकेंड ईयर में कम है। और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बाकी अगर आप इसके अलावा सेकेंड ईयर के यूनिट्स को देखें तो तमाम यूनिट्स के अंदर एक एक एमसीक्यू इंक्लूड किया गया। फर्स्ट ईयर के अंदर कदरे एमसीक्यू ज़्यादा हैं और फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ हैं वेक्टर्स के अंदर हैं। बाकी तमाम प्रोविंसेस में वेक्टर्स में से 4 एमसीक्यूज़ किसी टेस्ट में नहीं थे, सिर्फ बलूचिस्तान है जिसमें 4 एमसीक्यूज़ हैं। और कुछ ब्लेंडर्स भी हैं टेस्ट में, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि वो ब्लेंडर्स क्या हैं, क्या गलती हैं। बाकी टेस्ट में अगर आप देखें नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ की टाइप कौन सी हैं तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। और फिर अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे बाकी तमाम प्रोविंसेस में हैं, यहाँ पर भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ फोटोन ऑफ गैमा रेज एंड वन ऑफ एक्स रेज आर कंपेयर्ड देन। अगर आप गैमा रे और एक्स रे को कंपेयर करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो गैमा रेज हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम और एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो मीन्स अगर गैमा रे को कंपेयर एक्स रे से करेंगे तो गैमा रे हैज़ मोर एनर्जी। राइट ऑप्शन इज बीटा। The dot product of two vectors is negative. If one vector lies along the positive x-axis, the projection of second vector is along. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब हमें ये कहा गया कि एक वेक्टर जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो लेट्स से वेक्टर ए वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो दूसरा वेक्टर कहाँ पर होगा कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आए। जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कॉज आता है और हम जानते हैं कि कॉज 180 नेगेटिव होता है। इसका मतलब दूसरा वेक्टर जो होगा वो आपके पास अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल कितना आएगा 180, और एंगल जब 180 होगा तो 180 के ऊपर हमारे पास कॉस की वैल्यू -1 होती है और इसकी वजह से जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब लाजमी नहीं है कि एंगल हमेशा 180 हो तो तभी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स 90 से लेकर 180 तक कोई भी एंगल होता तब भी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता, लेकिन ऑप्शन जो थी वो ये थी कि वेक्टर एक्स के लॉन्ग अगर दूसरा भी एक्स के लॉन्ग तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव आता, -x में नेगेटिव आएगा, y और नेगेटिव y दोनों में जीरो, क्योंकि y और नेगेटिव y का एंगल कितना होगा 90 और -90, और cos 90 कितना होता है 0। तो इसका राइट आंसर आपके पास बीटा। इफ टू पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी। पूछा क्या है, देन द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है बाय डेफिनेशन दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क को अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है कि दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का पोटेंशियल सेम, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 तो वर्क डन कितना होगा, वो 0 होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक। हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया कि उसके 3 हार्मोनिक्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमें वेवलेंथ की रेशो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक की वेवलेंथ। स्ट्रिंग के लिए जो वेवलेंथ होती है उसका फार्मूला होता है λ1/n, और λ1 की वैल्यू होती है 2l। तो इसका मतलब λ1 जो होगा वो 2l/1 होगा, जो λ2 वो 2l/2 होगा, और जो λ3 वो 2l/3 होगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यह रह जाएगा 2l, यहाँ पर आपके पास l और ये 2l/3, l कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया 2:1:2:3, इसको फर्दर सॉल्व करना। अब ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको हम कैंसल आउट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6, और यहाँ पर 3 और थर्ड में 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 2। अब ये इसका आंसर है 6:3:2, जो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हमें किसी आंसर को तो मार्क करना है कि क्लोज आंसर क्या बनेगा। क्या करें, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 2 के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1.5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो सबसे क्लोज अगर आंसर आप ढूंढोगे तो आपका आंसर 3:2:1 है।
लेकिन अगर एक्चुअल आंसर की बात करें तो एक्चुअल आंसर या तो 6:3:2 है या 3:1.5:1 है, लेकिन जो क्लोज आंसर आपके पास बनेगा वो 3:2:1, और वो क्या है, वो बीटा। द एंगल दैट अ बॉडी कवर्स एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इन 3 टर्न्स इन रेडियन इज। हमारे पास कितना एंगल होगा 3 टर्न्स के लिए, और वो रेडियन में। देखो, अगर आपके पास एक टर्न है, मींस एक साइकिल है, तो आपके पास एंगल होगा 360 डिग्री, जिसको हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। हमें रेडियन रिक्वायर्ड है। अगर आपके 3 टर्न्स हैं तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 से डिग्रीज के लिए, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई रेडियन में, तो ये आ जाएगा 6 पाई रेडियन। अब 6 पाई रेडियन ऑप्शन नहीं है, तो पाई की वैल्यू को पुट करते हैं। पाई क्या होगा, 3.14। अब आपका आंसर बन रहा है, क्योंकि 6 × 3 18, तो लास्ट आंसर आपके पास इसका आंसर होगा 18.8 रेडियन। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। The efficiency of an EMF source becomes 50% when the load resistance is equal to। हमारे पास एक सर्किट के अंदर जो एफिशिएंसी है वो 50% कब होती है? ये तब होगी जब हमारी लोड रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो, क्योंकि जब दोनों इक्वल होंगे तो 50% हमारे पास जो पावर डेसिपेट होगी वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी, और 50% इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी। तो इसका राइट आपके पास आंसर क्या होगा, व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर कनेक्टेड इन अ सर्किट इज डबल द रेजिस्टिविटी। अगर हमारे पास लेंथ को डबल कर दें तो क्या रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा? नो। ऐसा ही क्वेश्चन एक और प्रोविंस में भी था, और मजे की बात इसी टेस्ट में ये क्वेश्चन 2 दफा है। और एक ब्लंडर है कि एमडी कैट आपका है और उसमें एक क्वेश्चन 2 दफा, 36 क्वेश्चन में क्वेश्चन रिपीट होना ब्लंडर ही कहलाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है, उनको एक ग्रेस मार्क मिल जाएगा एक जैसा क्वेश्चन आने से, कि लेंथ डबल होने से क्या रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है? नो, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस है। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी अगर इंडिपेंडेंट है डायमेंशंस के तो इसका आंसर होगा डेल्टा, रिमेन सेम। If the angle between force and velocity is 90 degree, the power delivered is। हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला एफ वी कॉस थीटा, क्योंकि पावर भी डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो अगर आपके पास एंगल 90 तो कॉस 90 जीरो होता है, तो कॉस 90 अगर जीरो तो पावर डिलीवर क्या होगी, वो जीरो होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर अल्फा। A ball is thrown vertically upward with a certain velocity making an angle with the horizontal। हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, लेकिन एक एंगल के ऊपर, और वह एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कहता है विद टाइम क्या हमारा एक्स कंपोनेंट चेंज होगा। आप प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या जानते हैं? आप प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया जाता है, और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं। तभी तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो। तो इसका आंसर होगा चार्ली, रिमेन से। A capacitor of 2 microfarad is connected in series with 1 mega ohm resistance and 12 volt battery. The time taken by the capacitor take to 63% of its equilibrium charge will be। कितने टाइम के अंदर हमारे पास टोटल चार्ज का 63% चार्ज स्टोर होता है? ये टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट वो टाइम होगा जिसमें टोटल चार्ज का 63% चार्ज स्टोर होगा। और टाइम कांस्टेंट होता क्या है? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट। अब रेजिस्टेंस हमारे पास है कितनी, 1 मेगा। 1 मेगा का मतलब होगा 10⁻6 ओहम, और कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो। 2 माइक्रो का मतलब होगा 2 टाइम्स 10⁻⁻6। तो 10⁻+6 और -6, ये 10 पावर 0 हो जाएगा, और साथ है 2। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2, और यूनिट क्या होगा, सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। अ रोलिंग कार कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार ऑफ इक्वल मास। आफ्टर द कोलिजन बोथ मूव टुगेदर, मोमेंटम इज स्टिल कंजर्व्ड बिकॉज। कहता है कोलाइड करने के बाद दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि मोमेंटम हर तरह की कोलिजन में कंजर्व रहता है। और हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है बेसिकली, कि मोमेंटम अगर कंजर्व है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे अप्लाई नहीं होगी। राइट ऑप्शन बीटा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इफ। एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कैसे पता चलेगा? हम उस रीजन के अंदर एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उस चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाने से अगर उस चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी है,
फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसका राइट आंसर होगा अल्फा। अटैच चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब क्या कहीं पर ये लिखा हुआ है कि वो दो यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, मतलब आई जे और के एन? नो, कहीं नहीं लिखा हुआ। सिंपल लिखा हुआ है कि दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब यूनिट वेक्टर तो कोई भी हो सकते हैं ना, कि फर्स्ट करो एक आर है, एक एन है, एक आई है, एक जे है, एक आई है और एक आर है। तो दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, मैं कोई से अपने से अज्यूम कर लेता हूं दो यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर ए है और एक यूनिट वेक्टर बी है। अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब कहीं पर नहीं पता कि वो दो यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं, कहीं नहीं पता कि उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, तो खुद से आई जे और के अज्यूम नहीं करना। हाँ, अगर यहां पर ये लिखा होता ना ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता फिर वो आई जे और के हैं, क्योंकि उनके दरमियान एंगल कितना है, 90 है। फिर आपके पास कॉस 90 जीरो, आंसर होता बीटा। अब यहां पर कहीं ऑर्थोगोनल मेंशन नहीं है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि कोई से दो यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1, लेकिन क्या एंगल गिवन है, नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कॉस थीटा आएगा। तो इसका राइट आंसर चार्ली। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन समझ के सॉल्व करें तो फिर इसका आंसर आ जाता है, और वो आंसर है चार्ली। According to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF induced in a coil placed in a changing magnetic field depends upon, simple Faraday's law की स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। A 4 kilogram box initially at rest is pulled along a frictionless surface by a constant horizontal force of 8 Newton. After 15 seconds its kinetic energy is, हमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, लेकिन 15 सेकंड्स के बाद। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर है, मैस गिवन है, लेकिन क्या वेलोसिटी गिवन है, नो। और 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी का मतलब है कि आपने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है, और उस फाइनल वेलोसिटी से आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फोर्स हमें गिवन है 8 न्यूटन। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे ताकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड हो, और एक्सलेशन हम एफ इज इक्वल टू एम ए से फाइंड कर लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज करेंगे पहले, यहां से एक्सलेशन आ जाएगी फोर्स ओवर मैस, फोर्स 8 है, मैस 4 है, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेशन हमारे पास है 2 और टाइम है 15, तो 15 इंटू 2 30, फाइनल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, तो मैस है 4 और वेलोसिटी है 30, और 30 का लेंगे स्क्वायर, ये 4 कैंसिल होगा, ये 2 आ गया, 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये 900, तो इसका आंसर 1800 और यूनिट होगा जूल। करेक्ट ऑप्शन इज डेटा। तो बड़ा आसान सा डेटा है, विदाउट कैलकुलेटर इजीली सॉल्व हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में। अब ये रेशो का क्वेश्चन है और हमें रेशो फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम, शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम। शॉर्टकट आपको पता है, शॉर्टकट आपके पास क्या होता है, p प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2p प्लस 1, ये लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट का शॉर्टकट है। अब ब्रैकेट सीरीज में p क्या होता है, आपको ऑर्डर पता है, लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 4th नंबर पर है, तो ब्रैकेट के लिए p की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 5, और नीचे 2 इंटू 4 प्लस 1 9, सिंपल। 5 का स्क्वायर 25, और नीचे 8 प्लस 1 9, तो 25 रेशो 9 इसका आंसर है। दूसरा मेथड फिर लॉन्ग मेथड है कि आप सेपरेटली रेडबर्ग फार्मूला को यूज़ करो, पहले लॉन्गेस्ट फाइंड करो, फिर शॉर्टेस्ट, फिर रेशो फाइंड कर लो, आंसर तब भी यही आएगा। फॉर अ डायोड द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन हैज, डायोड में जो डिप्लीशन रीजन होता है, क्या उसमें कोई चार्ज कैरियर होता है, नो, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बनता है चार्ज के डिफ्यूज होने की वजह से। एन के इलेक्ट्रॉन पी के होल में डिफ्यूज होते हैं, जितना आपका पॉजिटिव आयन होता है उतना नेगेटिव आयन, तो नेट चार्ज 0, तो आंसर होगा डेल्टा, नो फ्री चार्ज कैरियर। व्हेन अ बैटरी इज बीइंग चार्ज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरीज, अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन है जहां पर दो आंसर्स को आप मार कर सकते हो, कि अगर एक बैटरी को चार्ज करें तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन बैटरी में क्या होगी। अब हमें यहाँ पर बेस्ट आंसर की तरफ जाना है। देखो, जब एक बैटरी को आप चार्ज कर रहे होते हो
तो हमारे पास वो बैटरी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रही होती, बल्कि आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हो। अगर एक बैटरी एनर्जी सप्लाई करे तो वो कहाँ से कहाँ करती है? वो सप्लाई करती है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये बैटरी का ईएमएफ है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है। लेकिन जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो तब आप उसके ईएमएफ के अगेंस्ट उसको एनर्जी देते हो। क्लियर? तो ईएमएफ के अगेंस्ट एनर्जी देने का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव तो फिर उसके ऑपोजिट चला जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कहने को अल्फा भी बन सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर की तरफ जाना है तो बेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर चार्ली होगा कि जो ईएमएफ एनर्जी दे रहा है, जिस डायरेक्शन में ईएमएफ का करंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो करंट क्या करेगा? फ्लो कर रहा होगा। कि अगर आपके पास ईएमएफ का करंट ये है तो इसके ऑपोजिट करंट इसको चार्ज करने में रिक्वायर्ड। और ये नॉर्मली आप देखते हो कि अगर आपके पास एक सेल है, उस सेल का आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। जब उसको चार्ज करना होता है तो उसके पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच करते हैं चार्जिंग में। तो इसका मतलब जो करंट आप उसको दे रहे होते हो वो उसके ईएमएफ के ऑपोजिट। तो यहाँ अल्फा भी ठीक है, लेकिन बेस्ट आंसर आपका चार्ली है। और अगर चार्ली ना होता फिर अल्फा को मार्क करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इनसाइड द बैटरी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता है। लेकिन अगेन दो ऑप्शन है, बेस्ट देखनी है तो वो चार्ली है। Two standing waves vibrate in a fundamental mode in two organ pipe. A is open and B is closed, each of length 60 cm. The ratio of the frequency is. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास दो पाइप्स हैं, एक A जो ओपन है और B जो क्लोज है। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशियो फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि जो ओपन पाइप होता है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो V/2L होती है और क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है। तो जब आप इनकी रेशियो फाइंड करोगे ओपन टू क्लोज, क्योंकि ए टू बी लिखा हुआ है, ए टू बी फाइंड करना है, तो ए ऊपर बी नीचे, ऊपर V/2L और नीचे V/4L। V से कैंसिल हो गया, ये 4L चला जाएगा ऊपर और 2L आ जाएगा नीचे। तो क्या इसका आंसर आएगा 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन है इसकी चार्ली। द रिजल्ट ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज। दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? हम जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास एक चीज़ उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा साथ उसके यूनिट वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, एंड दैट इज डेल्टा। The average speed of a body in a given interval of time is equal to the average velocity. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होती है? स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास जितना डिस्टेंस होगा उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं तो फिर ही बचे हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्ट्रेट पाथ, एंड दैट इज चार्ली। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड स्टेशनरी एट अ डिस्टेंस आर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को एक डिस्टेंस पे रखा हुआ। ठीक है, इफ रिलीज्ड, अगर उनको छोड़ दें तो क्या होगा? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को छोड़ें तो क्या होता है? एक दूसरे की तरफ जाते हैं। अब एक दूसरे की तरफ अगर जाते हैं तो इसका मतलब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेंगे, और जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर वो लूज हो रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ डज देयर पोटेंशियल एनर्जी चेंज? आसान सा क्वेश्चन है। ये वैसे ही है कि जैसे एक हाइट्स पे एक बॉडी को रखो और उसको रिलीज कर दो तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे ना वो बॉडी अर्थ की तरफ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे। तो इसका आंसर होगा द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, बीटा ऑप्शन। A vector 2i plus 3j is perpendicular to I plus j plus xk, then x is। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपने x की वैल्यू को फाइंड करना। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब आपने इस कंडीशन को यूज करना। जो वेक्टर a है वो 2i प्लस j प्लस 3k है, और जो वेक्टर b है वो i प्लस j प्लस xk है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई से, जे से, और के आपके पास के से मल्टीप्लाई होता है। और बेसिकली आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, आई से,
जे से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 3 मल्टीप्लाई होगा x से और ये इक्वल है 0 के। 2 + 1 3, तो 3 + 3x इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 राइट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/3, आंसर इज -1। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। The magnitude of electric field intensity due to a point charge q at a distance r in vacuum is given by। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पूछा है, तो E इज इक्वल टू KQ/r², ये इसका फार्मूला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ली। द पावर ट्रांसमिशन लाइन्स डिलीवरिंग सेम अमाउंट ऑफ पावर एंड इंक्रीज इन करंट विल इंक्रीज। हमारे पास अगर पावर लाइंस में करंट को बढ़ा दें तो क्या होता है? आमतौर पे पावर लाइंस में वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट को कम करते हैं ताकि लॉसेस कम हो। लेकिन कहते हैं अगर करंट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? हीट लॉस ज़्यादा होगी, क्योंकि हीट लॉस हमारे पास क्या है? I²RT। सिंपल। तो करंट को इंक्रीज करने की वजह से आपका जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। When the diameter of a blood vessels narrow, डायमीटर के नैरो होने का मतलब क्या है? कि हमारे पास एरिया रिड्यूस हो गया। तो एरिया अगर आपके पास डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एरिया के डिक्रीज करने से स्पीड बढ़ेगी। और प्रेशर, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, जहां स्पीड ज़्यादा वहां प्रेशर कम होता। तो स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। अ प्रोग्रेसिव वेव डिफर फ्रॉम अ स्टेशनरी वेव बिकॉज इन प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस होता है? एनर्जी का। कि प्रोग्रेसिव वेव में डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी ट्रेवल करती है, स्टेशनरी वेव में नहीं करती। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? द पार्टिकल ऑसिलेट एंड ट्रांसफर एनर्जी। ट्रांसफर एनर्जी की बेस पर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हो। तो राइट आंसर बीटा। बाकी देखें, पार्टिकल्स रिमेन एट द फिक्स नोड्स। प्रोग्रेसिव में नोड्स कहाँ से होते हैं? तो प्रोग्रेसिव को स्टेशनरी वेव से कंपेयर कर रहे हो, तो नोड्स एंटी नोड्स की बेस पे कंपेयर नहीं करोगे, एनर्जी की बेस पे करोगे। इसलिए राइट आंसर बीटा बनेगा। फॉर एन आइडियल गैस द रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv। अब जानते हैं कि Cp और Cv का रिलेशन क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस R के इक्वल है। तो अगर आप इस नेगेटिव को राइट पे ले जाओ तो Cp किसके इक्वल आएगा? Cv + R। तो सिंपल फार्मूला। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। इफ द कैपेसिटेंस इन अ प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट इज डबल्ड द करंट विल बी। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप कैपेसिटेंस को डबल करो तो कैपेसिटेंस के डबल करने से करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब शायद जल्दी में हम सोचें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ताल्लुक सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है, कैपेसिटेंस के साथ भी है। इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आप कैपेसिटेंस को डबल करते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन। तो कैपेसिटेंस को डबल किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गई? हाफ हो गई। अब हमें करंट चाहिए। करंट क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, वही रिलेशन। R की जगह XC आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू V/XC। तो करंट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ रिलेशन इनवर्स है। तो अगर आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो रही है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर अल्फा आएगा। The Coulomb repulsive force between the two protons inside a nucleus is much higher than the gravitational electric force by a factor of approximately। ये न्यूमेरिकल है, लेकिन हमें इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद होता है कि हमारी प्रोटॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ज़्यादा है? इसका आंसर होता है 10⁻36। कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। और अगर आप नहीं पता आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है इसको, तो फिर आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों प्रोटॉन्स है ना, तो Q1 Q2 दोनों E और E स्केयर, और नीचे नीचे Gm²/r², क्योंकि दोनों के मैसेज सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो r² कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर K की, E की, G की, M की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब भी आंसर यही आएगा। तो ये डायरेक्ट याद होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन्स के लिए 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। बाकी अगर आप देखो ये तो वैसे ही नहीं बनते, 10⁻−36 और -15 क्यों नहीं बनते? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर है। तो अगर आप कह देते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर नेगेटिव टाइम्स है, तो ये शो करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर है। तो ये तो वैसे ही निकल गए। तो अल्फा और डेल्टा में से पिक करना था, तो अल्फा आपके पास है क्योंकि अच्छी खासी वैल्यू ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल से। तो राइट आंसर अल्फा।
A particle is moving in a uniform circular path of radius 4 centimeter with a velocity of 4 centimeter per second. The maximum acceleration of a projection executing simple harmonic motion on a horizontal diameter is. हम ये टॉपिक पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें ये कहा गया है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास है प्रोजेक्शन की, उसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगी। एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं लिख रहा। अगर आपकी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगी ना, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के लिए आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और जब हम सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो रेडियस होता है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है, चाहे अलॉन्ग एक्स देखो चाहे अलॉन्ग वाई देखो, कहीं भी प्रोजेक्शन को देखो। तो जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो फार्मूला है ये तो वही फार्मूला है जो सिंपल हमारे पास सर्कुलर मोशन में होता है। सेंटीपिटल फोर्स एक्सेलेरेशन का वी स्क्वायर ओवर आर, और वी की जगह आर ओमेगा पुट करो तो ये ओमेगा स्क्वायर आर होता है। सिमिलर है ना। और आर की जगह क्या है, एक्स नॉट। अब ओमेगा कहाँ से आएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा v ओवर आर से। तो v हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर भी गिवन है 4। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, दोनों सेंटीमीटर में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट मैंने जैसे बताया रेडियस है और वो है 4, तो इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और अगर आप इस फार्मूला से डायरेक्ट करना चाहो वी स्क्वायर ओवर आर, तब भी आंसर यही आएगा। और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है, पहले भी आया था अब भी। वहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ था, रेजिस्टिविटी लिखा हुआ था। तो ये ब्लंडर है, एक क्वेश्चन दो दफा। तो क्या आंसर है, लेंथ बढ़ाने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। चार्ली, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर एट 3 मीटर पर सेकेंड। हमें 0.1 का एरिया और स्पीड गिवन है। कहता है कि एरिया रिड्यूस हो गया, A2 गिवन है, स्पीड फाइंड करो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब A1 है 0.02, 0.02 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 10⁻⁻², और V1 है 3। A2 है 0.01, मतलब 1 टाइम्स 10⁻⁻², और स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, और राइट साइड पे 1 है, तो 6 आपका आंसर होगा। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, दैट इज डेल्टा। बर्नौलीज प्रिंसिपल हेल्प एक्सप्लेन व्हाई ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स व्हेन ब्लड वेलोसिटी। हमारी जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसमें हमें क्या कहते हैं कि प्रेशर का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो जब आपका प्रेशर ड्रॉप कर गया, मतलब प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो स्पीड की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आंसर होगा इसका अल्फा, कि नैरो वेसल एरिया रिड्यूस हो रहा है, स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी। अ मैन पुशेज अ वॉल विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन फॉर 10 सेकेंड, द वर्क डन बाय द मैन ऑन द वॉल इज 0। एक दीवार को धक्का लगा रहे हो, दीवार तो मूव नहीं कर रही, कहीं पर लिखा हुआ है दीवार डिस्प्लेस कर रही है, टाइम लिखा हुआ है, इतनी देर तक धक्का लगा रहे हैं। तो अगर दीवार के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और दीवार मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन क्या होगा, वो 0 होगा। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। F is a force between two identical charges, each with charge E separated by distance R. If the separation is made quarter of the initial separation, the new force is। हमारे पास अगर जो सेपरेशन है वो क्वार्टर हो जाए और कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ दो चार्जेस के दरमियान जो मेंशन है E, जो सेपरेशन है R, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो 1 क्वार्टर हो गया, इसका मतलब आपका डिस्टेंस 1/4 हो गया। तो डिस्टेंस अगर 1/4, तो इसकी वजह से फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, फोर्स का ताल्लुक डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स होता है, ये रिलेशन है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर आप इस 1/r को डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो स्क्वायर लेना नहीं भूलना, नीचे स्क्वायर भी है, r/4 होल स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो डिनोमिनेटर में 16 डिवाइड हो रहा है और ये 16 जाके मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर होगा कि फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो ये था बलूचिस्तान के एमडी कैट 2025 के टेस्ट की डिस्कशन। आई होप अगर आपको कुछ समझना होगा वो समझ आ गई होगी, अगर आपने देखना होगा कि कहाँ पर की में मिस्टेक है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो ओवरऑल
मैं अगर कंपेयर करूँ इस बलूचिस्तान के टेस्ट को बाकी प्रोविंसेस से, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, और डिफरेंट टेस्ट इस वजह से है कि गलती है, ब्लंडर है। एक क्वेश्चन 2 दफ़ा आ गया, फिर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसी हैं कि वो 2 ठीक मानी जा सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी है, खुद से सोचना है कि आंसर तो नहीं है, फिर करीब करीब कौन सा आंसर है। तो बाकी प्रोविंसेस में इस तरह की चीज़ें नहीं मिली। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ रखे और आपको कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।